हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग समाजीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। समाजीकरण को सोशलाइजेशन कहते हैं। समाजीकरण के बारे में आखिर में विभिन्न विचारकों ने कौन से कथन दिए हैं, किन किताबों में दिए हैं और समाजीकरण की विशेषताएं क्या हैं, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और समाजीकरण से संबंधित एक और लेक्चर बनेगा जिसमें हम लोग आखिर में समाजीकरण के विभिन्न स्टेजेस क्या हैं, जिसमें विभिन्न विचारकों ने क्या कहा है उसके बारे में। जैसे जॉन पियाजे ने भी कुछ स्टेजेस के बारे में बताया है, टॉलकट पार्सन्स ने कुछ बात की है, तो उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। प्लस साथ ही समाजीकरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। अगर बात समाजीकरण की करें तो ऐसा आखिर में समाजीकरण होता क्या है। समाजीकरण में हम जो हमारे समाज में जो नैतिक मूल्य हैं या प्रथाएं हैं या विचारधाराएं हैं, जो भी संस्कृतियां हैं, ये सभी की सभी जो तत्व हैं समाज के, ये कोई भी एक बोलेंगे कि जो नवजात शिशु होता है जिसको समाज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो अपने समाज से इन सारे तत्वों को सीखता है और उसी तरीके से सीख के फिर सामाजिक एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित होता है। उसी को हम समाजीकरण कहते हैं। सबसे पहले अगर समाजीकरण में योगदान की बात करें तो वो हो जाता है भाषा का। अगर एक बच्चे की बात करें तो बच्चा अगर बिल्कुल छोटा है, उसे कुछ भी नहीं पता है, एक नवजात शिशु है, वो हालांकि उसके अपने कुछ क्रियाकलाप हैं, जैसे भूख लगता है तो रोता है, या फिर उसको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं उसके लिए रोता है, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके लिए हंसता है। तो इस तरीके के उसके अपने कुछ क्रियाकलाप हैं जो वो करता है, लेकिन वो समाज के जो नीति या नियम हैं या विचार हैं, व्यवहार हैं, उसको वो नहीं जानता है कि उसको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब वो परिवार में, जिस परिवार में भी रहता है, चाहे वो बंगाली परिवार हो, चाहे वो राजस्थानी परिवार हो, चाहे गुजराती परिवार हो, या फिर हिंदी भाषी परिवार हो, या फिर कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु कुछ भी ले सकते हैं, तो जिस परिवार में बच्चा होता है वो अपने माता पिता के संपर्क में आता है। सबसे पहले तो माता पिता के ही संपर्क में आता है, वहाँ से वो उस भाषा के माध्यम से समाज में हमें कैसे रहना है, नहीं रहना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, इन सारी चीज़ों को सीखता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो सबसे पहला जो योगदान होता है वो भाषा का होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा के बारे में विभिन्न विचारकों ने कौन कौन से विचार दिए हैं। अगर सबसे पहले लुंडबर्ग की बात करें तो इन्होंने एक सूत्र के माध्यम से समाजीकरण को समझाने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति को समाज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात उसको समाज के साथ मिक्स कर दिया। व्यक्ति जब समाज के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है या उसको हम जोड़ देते हैं, या ये बोले कि व्यक्ति समाज से जुड़ जाता है, तो सामाजिक व्यवहार उत्पन्न होता है। और जब सामाजिक व्यवहार जो उत्पन्न होता है वही हमारा सामाजिकरण कहलाता है, या समाजीकरण के द्वारा ही जो व्यक्ति होता है वो समाज के सामाजिक व्यवहार को सीखता है। तो इस प्रकार से लुंडबर्ग का ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिया गया, आप लोग इसे हल्के में न लीजिएगा, ये इसको इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि व्यक्ति इंटू समाज इक्वल्स टू सामाजिक व्यवहार या फिर समाजीकरण किसके द्वारा दिया गया सूत्र है, तो ये लुंडबर्ग के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे जॉर्ज एंड्रू लुंडबर्ग, मैंने उनका एक पिक्चर भी मेंशन किया है क्योंकि जब हम पिक्चर को देखते हैं तो हमारे माइंड में बैठ जाता है। तो लुंडबर्ग ने व्यक्ति इंटू समाज इक्वल्स टू सामाजिक व्यवहार इक्वल्स टू समाजीकरण, ये जो है फार्मूला लुंडबर्ग के द्वारा दिया गया है। W.A. ग्रीन की बात करें तो इन्होंने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है, इन्होंने प्रोसेस की बात की। समाजीकरण वो एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक,
विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ग्रीन का जो कथन है समाजीकरण से संबंधित, उसमें सिर्फ आप लोग 3 की टर्म्स याद रखिएगा: सांस्कृतिक विशेषताएं, आत्मपन और व्यक्तित्व। जहाँ ये कथन में आप लोगों को तीनों टर्म्स दिखाई देते हैं वो WA ग्रीन हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे, जैसे कि सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, आत्मपन है और व्यक्तित्व है। तो जैसे आप लोग क्या करिए, ग्रीन लिख दीजिए, एक बड़ा सा सर्कल बनाइए, ग्रीन लिख दिया। यहाँ पे सांस्कृतिक विशेषताएं हो गई, विशेषताएं, आत्मपन हो गया, आत्मपन और व्यक्तित्व। तो इस तरीके से आप लोग सिर्फ इतना ही बस याद रखिए, तो आप लोगों को याद रहेगा कि अच्छा ग्रीन में कुछ भी नहीं है। जहाँ सांस्कृतिक विशेषताओं की बात आएगी, आत्मपन की बात आएगी, व्यक्तित्व की बात आएगी, तो ये कथन समाजीकरण से संबंधित WA ग्रीन का है। इसी तरीके से आप लोग विभिन्न विचारकों के भी जस्ट ऐसे ही सर्कल बना बना के उनके की टर्म्स को जस्ट लिख लेंगे। एक पेज में आप लोग पूरा समाजीकरण का जो कथन है वो आप लोग ईजिली याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब बात गिलीन एवं गिलीन की करते हैं। यहाँ पे गिलीन एवं गिलीन ने कहा है कि इस समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि प्रोसेस की बात सब लोग करते हैं सोशलाइजेशन जो होता है वो हमारा एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ही होता है, क्योंकि हम समाज के जो भी नियम कानून होते हैं, संस्कृतियाँ होती हैं, उनको हम लाइफ टाइम के लिए सीखते रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर है कि समाजीकरण जो होता है वो एक प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इस समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है। यहाँ पे आप लोगों को की टर्म क्रियाशील सदस्य, सिर्फ अगर क्रियाशील सदस्य भी आप लोगों ने लिख लिया, गिलीन एंड गिलीन लिख दिया, आप लोगों ने समझ लीजिए समाजीकरण से संबंधित जो उनका कथन है वो आप लोगों का तैयार है। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति होता है वो समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्य विधियों से समन्वय स्थापित करता है, इसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करता है। तो सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन की बात, एडजस्टमेंट की बात करते हैं गिलीन एवं गिलीन। इन्होंने कहा है कि अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है। तो यहाँ पे सहन शक्ति की आप कथन के कहने का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति जो होता है वह समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की क्या कार्य विधियाँ हैं उनसे समन्वय स्थापित करता है कि हमें उसी के जो समाज की कार्य विधियाँ हैं, किस प्रकार से कार्य करना है हमें समाज में रहते हुए, तो उसको उसके अकॉर्डिंग वो अनुकूलन करता है और इसके कारण अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है। तो ये कथन गिलीन एवं गिलीन की है और इन्होंने ये अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में दी है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ग्रीन ने जो ये कथन दी है समाजीकरण का, ये इनकी पुस्तक है सोशियोलॉजी। तो इस पुस्तक में इन्होंने जो समाजीकरण की परिभाषा है वो दी है। यहाँ पे गिलीन एवं गिलीन ने जो है वो कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में अपनी ये परिभाषा इन्होंने दी है। अब बात करते हैं किम्बॉल यंग की। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये किम्बॉल यंग का इमेज है, आप लोगों के माइंड में फिट हो जाना चाहिए। और किम्बॉल यंग जो है वो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे आप लोग किम्बॉल यंग की परिभाषा को देख सकते हैं। इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करने की बात की है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। तो सही बात है,
कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है और जो समाज है उसके विभिन्न समूहों का वो सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। किम्बॉल यंग ने ये अपना कथन जो है अ हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी नामक बुक में इन्होंने दिया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे जुड़ता हुआ आप लोगों का एक फैक्ट्स और तैयार होता है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे पूछ दिया गया कि सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ग्रीन ने लिखी है। हालांकि सोशियोलॉजी नामक पुस्तक बहुत लोगों ने लिखी है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन इसकी के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि सोशियोलॉजी ग्रीन के द्वारा भी लिखी गई है। वहीं पे गिलिन एवं गिलिन की बात करें तो कल्चरल सोशियोलॉजी उनकी बुक है। अ हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं किम्बॉल यंग, तो ये उनकी पुस्तक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जॉनसन की बात करें तो जॉनसन ने यहाँ पे एक इनकी पुस्तक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है हैरी एम जॉनसन अ सिस्टेमेटिक इंट्रोडक्शन। देखा आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी नाम से इन्होंने भी पुस्तक लिखी है। तो इन्होंने लिखी है सोशियोलॉजी अ सिस्टेमेटिक इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये इनको जो विभिन्न विचारकों की किताबें हैं उससे अलग करती है कि सोशियोलॉजी के आगे इन्होंने जो टैग आप लोगों को देखने को मिलेगा अ सिस्टेमेटिक इंट्रोडक्शन की, तो ये जॉनसन के द्वारा बुक लिखी गई है। इन्होंने कहा है कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। तो ये आप लोगों को की टर्म्स मिल रहा है, सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह जॉनसन। ये आप लोग जस्ट एक सर्कल करिए, यहाँ पे जॉनसन का सामाजिकरण से संबंधित कथन आप लोगों का तैयार हो जाएगा। स्टीवर्ट एंड ग्लीन की बात करें, वहाँ पे गिलीन एवं गिलीन है, स्पेलिंग में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ग्लीन है GYL, एक मिनट, GLYNN, ये ग्लीन है। और यहाँ पे हमने जो देखा ये गिलीन है GILLIN। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखा करिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्लीन एक अलग विचारक है और जो गिलीन है वो एक अलग विचारक है। स्टीवर्ट एवं ग्लीन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। तो संस्कृति के विश्वास, अभिवृत्तियाँ, मूल्य और प्रथाओं की बात स्टीवर्ट एवं ग्लीन ने की है और इन्होंने अपनी ये जो कथन है ये अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये फैक्ट्स भी मिल रहा है कि इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो ये स्टीवर्ट एवं ग्लीन की है। अच्छा, स्टीवर्ट एवं ग्लीन ने समाजीकरण के 3 आवश्यक तत्वों की भी बात की है, तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने पहला तत्व कहा है कि अंतःक्रिया होती है। समाजीकरण में हम देखें तो जब तक हम एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं करेंगे तब तक हम कुछ सीखने की बात सोच ही नहीं सकते हैं। एक अकेला व्यक्ति कहीं एक बंद कमरे में क्या सीख सकता है? जब वो लोगों से इंटरैक्ट होता है, दूसरों से अंतःक्रिया करता है, तब वो जो भी समाज के तौर तरीके हैं उसको सीखता है, अपनाता है या फिर क्या अच्छा है बुरा है उस पर विचार करता है। भावात्मक स्वीकृति पाई जाती है। तो जब तक हम जो भी समाज के तत्व हैं उनसे जब तक हम भावनाओं से नहीं जुड़ते हैं तब तक हम देखेंगे तो समाजीकरण का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं होगा। और तीसरा इन्होंने संचार या भाषा की बात की है, क्योंकि अगर हमारे पास भाषा ही ना हो, मनुष्य की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसके पास भाषा है। अगर मनुष्य के पास भाषा ही ना हो तो वो किसी से बात ही नहीं कर पाएगा, और जब बात नहीं कर पाएगा, अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा, तो फिर हम समाजीकरण की बात नहीं सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टीवर्ट एवं ग्लीन ने समाजीकरण के 3 आवश्यक तत्व बताए हैं। ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे ज़रूर माइंड में बिठा के रखिएगा कि ऐसा एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा कि स्टीवर्ट एवं ग्लीन ने
जो 3 आवश्यक तत्व बताए हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंतःक्रिया, भावात्मक स्वीकृति, संचार और भाषा, ये तीनों है। इसके अलावा अगर कुछ ऑप्शन में आता है तो फिर वो रॉन्ग आंसर होगा। फीचर के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है, उनसे अनुकूलन करना सीखता है। सॉरी। तो फीचर के जो सामाजिकरण से संबंधित जो कथन है उसमें आप लोगों को की टर्म मिलेगा सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करना और उनसे अनुकूलन करना सीखता है। तो ये दो जो आप लोगों को पॉइंट मिलेंगे ये इनकी की टर्म्स हो जाएंगे। न्यू मेयर के अनुसार इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। तो न्यू मेयर की बात अगर देखें, कथन की बात करें तो इन्होंने बहुत ही एकदम जिस प्रकार से समाजीकरण का एक सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं, इन्होंने बिल्कुल वही कहा है कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है या प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसका नाम ही समाजीकरण है। उसी को हम समाजीकरण कहते हैं। यहाँ पे टालकट पार्सन्स की बात करें, ये आप लोग टालकट पार्सन्स की इमेज देख सकते हैं। ये एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट रहे हैं और टालकट पार्सन्स के अनुसार अगर समाजीकरण की बात करें तो व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने, यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो पाया है, सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरिकृत करने। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दो इनके की टर्म है, सामाजिक मूल्यों को सीखना और आंतरिकृत। जैसे कि अगर हम बात कर दें टालकट पार्सन्स की, तो इन्होंने आंतरिकृत की बात की है और जो सामाजिक मूल्य होते हैं को सीखने की बात करते हैं। तो ये आप लोग इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। हारलम्बोस की बात करें तो हारलम्बोस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक अमेरिकन विचारक रहे हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है सोशियोलॉजी, मैं यहाँ लिखती हूँ सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, थीम्स एंड पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी नाम से बुक हारलम्बोस ने लिखी है और यही इनकी एक बुक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की है। इन्होंने कहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है। तो हारलम्बोस की जो की टर्म है कि उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है। सिर्फ अपनी बात करते हैं यहाँ पे कि उन्होंने अपने समाज की संस्कृति को सीखना ही समाजीकरण कहते हैं। तो ये बात हारलम्बोस कहते हैं। ब्रूम तथा सेल्ज़निक की बात करें तो यहाँ पे आप लोग ब्रूम एवं सेल्ज़निक को देख सकते हैं और ब्रूम एवं सेल्ज़निक के अनुसार समाजीकरण के दो पूरक अर्थ हैं। दो पूरक अर्थ अर्थात बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। पहला है संस्कृति का हस्तांतरण, अर्थात संस्कृति जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। और दूसरा जो है वह है व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व का विकास तभी होता है जब हम संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में करते हैं या फिर हम अपनी पहले की पीढ़ियों से संस्कृति को सीखते हैं। तो इस प्रकार से ब्रूम तथा सेल्ज़निक ने समाजीकरण के दो पूरक अर्थ बताए हैं, संस्कृति का हस्तांतरण और व्यक्तित्व का विकास। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इनका की टर्म है। ये सब भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने व्यक्तित्व के विकास एवं संस्कृति के हस्तांतरण की बात की है समाजीकरण के रेफरेंस में, तो ये ब्रूम तथा सेल्ज़निक हो जाएंगे। जबकि व्यक्तित्व के अगर विकास की बात करें तो टालकट पार्सन्स भी करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इनके कथन से टालकट पार्सन्स के कथन में कंफ्यूज नहीं होइएगा।
इन्होंने ब्रूम तथा सेल्जनिक ने समाजीकरण की प्रक्रिया के 3 प्रमुख पहलू बताए हैं। पहला इन्होंने बताया है सावयव अर्थात ऑर्गेनिज्म, दूसरा इन्होंने बताया है व्यक्ति अर्थात इंडिविजुअल, तथा तीसरा इन्होंने बताया समाज अर्थात सोसाइटी। इसको हम लोग समझ लेते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के 3 प्रमुख पहलू में सावयव जो पहला स्टेज इन्होंने बताया कि जो एक बिल्कुल नवजात शिशु की बात करें, एक सावयव अर्थात एक ऑर्गेनिज्म की बात करें जो कि एक हड्डी मांस का हमें एक पुतला, जीवित पुतला दिखाई देता है, तो उसकी बात अगर हम करते हैं, क्योंकि जब तक अगर कोई एक सावयव स्थिति में नहीं है तो हम उससे समाजीकरण की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। किसी निर्जीव वस्तु से तो हम समाजीकरण की उम्मीद कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि सावयव होता है अर्थात एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक नवजात शिशु के रूप में हड्डी मांस का एक जीवित पुतला होता है। दूसरा जो होता है व्यक्ति की बात हो रही है, इंडिविजुअल की, कि उसके अंदर अपनी खुद की चेतना होती है कि उसे क्या करना है, नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, समाज के लिए क्या मान्य है, क्या अमान्य है। तो व्यक्ति जब तक अगर इंडिविजुअली अलग अलग स्तर पे नहीं सोचता है तो हम समाजीकरण की प्रक्रिया की बात नहीं सोच सकते हैं। और तीसरा जो पहलू है वह खुद समाज है, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ अकेले तो कुछ सीख नहीं सकता है, तो समाज के अंतर्गत रहते हुए और जो व्यक्ति है वो एक सावयव के रूप में रहते हुए सीखते हुए समाज की जो भी तत्व होते हैं और समाजीकरण के द्वारा वो एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। तो ये बात ब्रूम तथा सेल्जनिक ने कही है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि समाजीकरण की प्रक्रिया के 3 पहलुओं की बात किसने की है, सावयव और व्यक्ति और समाज। तो ये 3 जो प्रमुख पहलू हैं उसकी बात ब्रूम तथा सेल्जनिक ने की है। अब हम लोग यहाँ पे समाजीकरण के विशेषता की बात देख लेते हैं। तो समाजीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। समाजीकरण जो है वो एक सीखने की प्रक्रिया है। तो ये आप सभी को पता है कि जो समाजीकरण होता है ये एक प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, जो कि हम लोग लाइफ टाइम सीखते हैं। तो दूसरा पॉइंट उसी से जुड़ा हुआ है कि ये एक आजीवन प्रक्रिया है, अर्थात जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम इसको सीखते रहते हैं। तीसरा है कि समय एवं स्थान के सापेक्ष होता है। अब ये कैसे होता है इसको मैं थोड़ा सा इलोबरेट कर देती हूँ। समय के सापेक्ष इसलिए होता है कि अगर पुराने समय में जाएं तो हम ये देखेंगे कि जो घर की बहू बेटियां हैं उनको उस समय में ये बताया जाता था कि हमें घूंघट में रहना चाहिए, पर्दा प्रथा रहना चाहिए, हमें बड़ों का किस प्रकार से जाके चरण स्पर्श करना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो जब बुआ या मेरी माँ जब नानी के घर जाती थी तो जो फूल की थाली होती है, ये बोलेंगे किसकी, एक मटेरियल होता है जो पीतल जैसा कुछ है, एक मटेरियल होता है, उसकी थालियाँ जो आती थी उसमें वो लोग पानी लाके और फिर पैर को धुलते थे। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी कि आखिर में हमें कैसे कोई आता है तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए, किसी का सम्मान कैसे करना चाहिए, बड़ों का चरण स्पर्श करना चाहिए। लेकिन आज के समय में अगर वो देखें हम तो अगर पहले जो हम जाके चरण स्पर्श करते थे, आज के समय में अगर देखेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करते हैं या फिर नमस्ते अंकल ऐसे बोल के निकल जाते हैं, या फिर हेलो अंकल, हाय अंकल, बाय अंकल, इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी है उसको यूज़ करते हैं। तो देखेंगे तो समय के अनुसार समाजीकरण की जो प्रोसेस है या लर्न सीखने की जो हमें प्रोसेस देखने को मिलती है वो उसकी सापेक्ष होती है। उस समय में उस तरीके से सिखाया जाता था, आज के समय में आज के तरीके से सिखाया जाता है। वहीं पे स्थान की अगर सापेक्ष की बात करें तो अगर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो होता है कि अफ्रीका की जो मसाई जनजाति होती है, मसाई जनजाति, इनमें क्या होता है, लोग एक दूसरे का जो आवभगत करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर थूक के करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम अपने भारतीय संस्कृति में देखें तो इसको बहुत बुरा माना जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो
वहाँ पे तो इसको बहुत ही अच्छा माना जा सकता है, अफ्रीका में जो मसाई जनजाति हैं इनके अंतर्गत। लेकिन अगर हम भारत के रेफरेंस में देखें तो ये फिर यहाँ पे मान्य नहीं होगा, या इसको बहुत पूरे तरीके से देखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो समाजीकरण होता है वो समय और स्थान के सापेक्ष में भी होता है। अगला पॉइंट है कि संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया होती है। तो समाजीकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी हमारी जो संस्कृति होती है या विभिन्न संस्कृतियाँ जो होती हैं उनको हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं एसिमिलेशन के प्रोसेस से, या ये बोलें कि अकल्चरेशन के प्रोसेस से, जिसको हम क्या बोलते हैं, संस्कृतिकरण की जो हम लोगों ने संस्कृतिकरण का जब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न संस्कृतियों को हम अपनाते हैं, तो इसमें हम लोग संस्कृति को आत्मसात करते हैं। तो इस तरीके से हम अकल्चरेशन के प्रोसेस से या असिमिलेशन के, अर्थात कि एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में बिल्कुल घुल मिल जाना, अर्थात दो संस्कृति के लोग इस प्रकार से दोनों संस्कृतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें उनमें कोई खास डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से संस्कृति को आत्मसात करने की जो प्रोसेस है उस रूप में भी हमें समाजीकरण देखने को मिलता है। समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया, यहाँ पे ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या हम समाज की किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो हमारा समाजीकरण हो रहा है? ऐसा नहीं होता है। अगर हम क्या चोरी कर रहे हैं या फिर कुछ बुरे व्यवहार सीख रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं तो क्या यह हमारे समाजीकरण में आता है? ऐसा नहीं होता है। समाजीकरण में हम उन्हीं क्रियाओं को लेते हैं जो कि समाज के जो नियम हैं, कार्यप्रणालियाँ हैं, उनके अनुसार हो। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो क्लियर करती है कि समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है। अर्थात हम समाज में किस प्रकार से समाज के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या फंक्शन कर रहे हैं, तो इसमें हमें समाजीकरण जो है वो हेल्प करता है। आत्म का विकास, हमारे खुद का स्व का विकास करने के लिए समाजीकरण जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सांस्कृतिक हस्तांतरण की बात हो रही है तो संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरण होता है वो समाजीकरण के द्वारा ही होता है। समाजीकरण का आखिर में उद्देश्य क्या है, हम समाजीकरण करते क्यों हैं? तो ब्रूम तथा सेल्ज़निक ने बताया है कि इसके 4 उद्देश्य होते हैं। पहला इन्होंने बताया है कि आधारभूत नियमबद्धता का विकास होता है। अगर हम समाजीकरण न करें, समाज अगर सोशलाइज्ड न हो, अगर ये बोलें कि समाजीकृत न हो, तो फिर हम देखेंगे समाज में सब लोग अपने तरीके से मनमाने ढंग से कैसे भी रहेंगे। तो अगर हम समाज को एक स्वस्थ तरीके से आगे को कैसे बढ़ता रहे, इसके लिए हमें एक नियमावली की ज़रूरत होती है और ये समाजीकरण के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। तो जो बेसिक आधारभूत नियमबद्धता है उसका विकास जो है वो समाजीकरण के द्वारा होता है। आकांक्षाओं की पूर्ति की बात करें तो अगर जैसे कि आप लोग बहुत ही एक बेसिक सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त की बात कर लें, तो उसमें जब आप लोग देखेंगे कि जब इंडिया गेट से आप लोगों को जो प्रधानमंत्री का जो स्पीच देखने को मिलता है, आप लोग भाषण जब सुनते हैं और जो झांकियाँ निकलती हैं, तो चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, चाहे कल्चर से संबंधित हो, चाहे हम एक बच्चा अगर बैठा हुआ टीवी देख रहा है उस समय और पायलट को देख रहा है, किसी साइंटिस्ट के किसी झांकी को देख रहा है, तो उसके मन में ये भावना आती है कि हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी ऐसा बनना है। तो यहाँ पे अगर हम किसी बहुत ही अच्छे सिविलाइज सोसाइटी की बात करें, जैसे या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों में देख लें जहाँ पे हमें बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मिलेंगी या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन देखने को मिलते हैं, तो लोग जब देखते हैं तो उनके जैसा काश मैं भी होता ऐसा सोचते हैं या फिर प्रयत्न में रहते हैं कि हमें भी काश उनके जैसा बनना चाहिए या बनने की कोशिश करते हैं या बनते भी हैं। तो ये देखा जाए तो हम ऐसे ही
कोई शॉर्टकट रास्ता लेके और हम किसी के जैसा नहीं बन सकते हैं, बल्कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन एक नियम के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमें मान लेते हैं कि मन कर रहा है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, तो क्या मैं ऐसे ही आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी कि मेरा मन कर रहा है और मैं बन जाती हूं? ऐसा नहीं होता है। मुझे पहले देखना पड़ेगा कि आईएएस के लिए क्या आखिर में एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर हमें पहले प्री निकालना पड़ेगा, फिर मेंस निकालना पड़ेगा, इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं आईएएस की ट्रेनिंग के लिए हम एलिजिबल होंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो समाजीकरण होता है वह हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, लेकिन एक नियमावली के तहत करता है। अगला पॉइंट है कि सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख मिलती है इसके द्वारा। तो जो हमारे समाज में विभिन्न भूमिकाएं होती हैं, चाहे वो हमारे माता पिता के प्रति हो, चाहे हमारे बच्चे के प्रति हो, चाहे हमारे भाई बहन के प्रति हो, जो भी सामाजिक भूमिकाएं निभाते हैं हम, तो उनको निभाने की भी हमें सीख मिलती है। और ये किसके द्वारा होता है? ये समाजीकरण के द्वारा ही होता है। और आखिरी पॉइंट है कि क्षमताओं का विकास होता है। तो चूँकि समाजीकरण के द्वारा हमारा खुद का विकास होता है, इसलिए हमारी क्षमताओं का भी, हम कितने कैपेबल हैं, किसी चीज़ के लिए सक्षम हैं, उसको भी हम अपने आँख पाते हैं। तो इस प्रकार से क्षमताओं का भी विकास होता है। तो ये समाजीकरण से संबंधित कुछ विशेषताएं थी और कुछ उद्देश्य के बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो है ब्लूम एवं सेल्ज़निक के द्वारा दिया गया है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में ऐसा पूछ दें कि ये सामाजीकरण के 4 उद्देश्यों की जो बात है वो किसने की है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि सामाजीकरण के जो ब्लूम एवं सेल्ज़निक ने उद्देश्यों की बात की है, तो इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसलिए आप लोग ये जो पॉइंट्स हैं इनको बहुत ही केयरफुली ध्यान से समझ के और याद रखा करिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो समाजीकरण से संबंधित जो लेक्चर था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट अगर आप लोगों के मन में रहता है तो आप लोग हमसे क्वेरीज करके पूछ सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगी। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है, अगर मेरे लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आते हैं, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।